हमारे सभी दर्शकों को और पूरी टीम को अक्षय तृतीया की और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आज जब एक त्योहार का बड़ा दिन है, कुछ रिकवरी, कुछ हरियाली फिर से बाजारों में देखने को मिले। कल की छुट्टी के बाद भरपूर एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, त्योहार का महोत्सव है, तो ढेरों बधाई आपको और हमारी पूरी टीम और सारे दर्शकों को भी सर। और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अच्छा हुआ थर्सडे के दिन भारतीय बाजार बंद रहे। पर बताएं, आज के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं सर? बिल्कुल दीप, जो होता है अच्छे के लिए होता है और उम्मीद करें कि जो कुछ हुआ है एक दिन की छुट्टी वाला, नहीं तो शायद कल का दिन निकालना बाजारों के लिए काफी मुश्किल होता। आज राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर करते हैं फोकस, देख लेते हैं क्या कुछ होता दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों में। आज के लिए जो ट्रिगर्स अहम हैं वो आपके सामने ले आए। 3 दिनों की कमजोरी के बाद अमेरिकी बाजार थोड़े संभलते हुए दिखे हैं। डाउ फिर से 34,000 के पार निकला है। आज निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और एल&टी लुपिन के बाद अब एक बड़े रिजल्ट की तैयारी है। यूपीएल समेत वीकेंड पर ढेरों रिजल्ट्स आए, वायदा कारोबार के भी और दिग्गज कंपनियों की भी, उस पर आज रहेगी नजर। और इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। आईआईपी ग्रोथ में तगड़ा उछाल दिखा है तो महंगाई से भी राहत मिलती हुई दिखी। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेटा काफी बेहतर, काफी मजबूत नजर आते हुए दिखे। और दीपा, इससे पहले कि विश्लेषण की शुरुआत करें, मैं आपसे 5 मिनट और लेना चाहूंगा अपना विश्लेषण शुरू करने के पहले। कुछ मेरे शायद इंटरनेट में इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उसे सॉर्ट आउट कर लेता हूं। तब तक आप खबरों वाले शेयर और बाकी डिटेल्स पर पहुंचे। तब तक जल्दी से मैं अपनी स्ट्रेटेजी को फाइनल टच दे देता हूं। बन चुकी है, शायद भेजने में मुश्किल हो रही, तो मुझे सिर्फ आप 2 मिनट का समय दें। बिल्कुल सर, और इंतजार है आपकी स्ट्रैटेजी का और ढेरों बातों पर आज चर्चा करनी है। पर क्योंकि पिछले 2-3 दिनों का एक तो ग्लोबल एक्शन काफी इंटरेस्टिंग रहा है और दूसरा जो कोरोना के डेवलपमेंट्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं, तो एक बार मैं आपको उसके बारे में अपडेट दे देता हूं और फिर जानेंगे कि किस तरह से आज के लिए आपको बाजार में रणनीति बनानी है और साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। आप एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। इस समय जबरदस्त तेजी का माहौल बनते हुए दिख रहा है। लगभग 250 पॉइंट्स का उछाल आपको एसजीएक्स निफ्टी पर आते हुए दिखेगा। 14,700 के करीब आपको एसजीएक्स निफ्टी आते हुए दिख रहा है। और ये शार्प कॉन्ट्रैक्शन है। जिस तरह से कल आप एक्शन देख रहे थे, कल लगभग 250 अंकों का गिरावट एक बार हमने दिन में आती हुई देखी थी। इंट्राडे में तो 14,500 के नीचे भी एसजीएक्स निफ्टी आया था। पर अच्छा हुआ कि भारतीय बाजारों की छुट्टी थी और वहां पर रिकवरी हो गई। अब हुआ क्या है पिछले 2 दिनों में, जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, बुधवार को आए हैं अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़े, यानी कि रिटेल महंगाई दरें। 13 साल में सबसे बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा है। 2008 के बाद सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है 4.2% का, और ये अनुमान से भी काफी ज्यादा है। अनुमान 3.3 से 3.6% का लगाया जा रहा था, आया है 4.2% का। तो वहां से बाजार में भारी प्रभाव आते हुए देखा, क्योंकि निवेशक चिंतित हो गए कि अब आगे जाकर फेड जल्द से जल्द अपना एक तो जो एसेट खरीदारी का प्रोग्राम है वो वापस ले लेगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है। उस डर की वजह से हमने देखा कि डाउ में 680 पॉइंट्स की गिरावट आती है दिखी, नैस्डैक 2.5% फिसला, और अक्रॉस सेक्टर्स आपने बिकवाली का दबाव देखा, बल्कि जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तो 3% से ज्यादा गिरा। विक्स में 10% का उछाल आते हुए देखा। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से चिंता है कि अब शायद यूएस में रेट्स और जल्दी बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से वहां पर बिकवाली आती हुई दिखी। पर फिर कल हमने अच्छी रिकवरी आती हुई देखी और साथ ही 430 अंक डाउ बढ़कर बंद हुआ, तो वहां से एक राहत के संकेत आपको आते हुए दिखे हैं। तो 2 दिनों में ग्लोबल मूड माहौल अगर आप देखें तो काफी सुधर गया है। 3 दिन की गिरावट के बाद कल अमेरिकी बाजारों में रिबाउंड भी रहा, और इस समय भी देखें तो फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड ही करते हुए दिख रहे हैं। जहां तक कोरोना का सवाल है, हम देख रहे हैं कि एक दिन भारत में मामले बढ़े, बट कल फिर से गिरकर आए हैं। पर क्योंकि अब वीकेंड आने वाला है, ईद की भी छुट्टी हुई है, तो शायद कुछ दिनों के लिए आंकड़े उतार चढ़ाव वाले आपको आते हुए दिखें। पर वैक्सीन को लेकर काफी अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं और यहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। जितनी भी वैक्सीन ग्लोबली अप्रूव्ड हैं बड़ी एजेंसी से, WHO, US FDA, उनका इस्तेमाल भारत में किया जा सकता है और वो जल्द से जल्द भारत आएंगी। साथ ही सरकार ने कहा है कि आने वाले इस महीनों में प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा और साल के अंत तक 200 करोड़ डोजेस भारत में तैयार कर दी जाएंगी। तो वैक्सीन की शॉर्टेज आने वाले दिनों में राहत ला सकती है। हालांकि फिलहाल 2 बड़े कदम जो यहां पर लिए गए हैं वो ये हैं कि 18 से 44 साल के लोगों के बीच के लिए जो वैक्सीन की डिलीवरी है उसमें
कुछ राज्यों में रोक लगा दी गई है। दिल्ली कह रहा है उनके पास शॉर्टेज है, महाराष्ट्र ने कहा है कि सिर्फ 45 साल के ऊपर के लोगों पर को वैक्सीन किया जाएगा इस समय। और साथ ही जो टाइम गैप है 2 डोजेस के बीच में, पहली और दूसरी डोज के बीच में, उसको बढ़ाकर अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है, यानी कि 3 से 4 महीने का गैप आपको 2 डोजेस के बीच में रखना पड़ेगा। ये एक नई एडवाइजरी आई है सरकार की तरफ से। तो वैक्सीन पर फोकस रहेगा हमारा, ग्लोबल एक्शन पर फोकस रहेगा, और साथ ही ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो आइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कि आज कहां पर हमें नजर बनानी है। कुशल हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं आज के लिए किस तरह के ट्रिगर्स हैं जो हमें नजर में रखने पड़ेंगे और कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपांशु, आप देखिए जिस तरह के यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपको फोकस रखना होगा। सबसे पहले जो है आज जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें कैश स्पेस में अगर आप देखें तो एसकेएफ इंडिया, इंडिगो पेंट्स, साथ ही गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ओबरॉय रियल्टी, जस्ट डायल, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे जो स्टॉक्स है उस पर फोकस रखने होगा। इनफैक्ट नतीजों की काफ़ी लंबी लिस्ट है आज कैश मार्केट्स में। इनफैक्ट पीएनबी यहाँ पर भी नज़र रखिए क्योंकि इसके फाइनल प्राइस और साइज पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। जो इनका क्यूआईपी इन्होंने किया है जिसकी फ्लोर प्राइस 35.51 पर शेयर तय की गई है। फ्लोर प्राइस पर 5% तक का डिस्काउंट भी संभव है, तो देखना होगा कि इसके क्यूआईपी की जो फाइनल प्राइस है वो क्या निकल कर आती है। ओबरॉय रियल्टी नतीजों के साथ साथ आज पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होगी, तो वहां पर बोर्ड कितनी पूंजी जुटाता है और क्या रूट से इनकी फंड रेजिंग होगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेल्सपन इंडिया नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर भी जो है आज बोर्ड बैठक होने वाली है, और एचपीसीएल पर भी नजर रखिए। 2,500 करोड़ का जो इनका बाईबैक है वो आज बंद हो जाएगा। 250 रुपये प्रति शेयर की इनकी प्राइसिंग रखी गई थी। पावर ग्रिड इनविट इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। 100 रुपये प्रति यूनिट जो है इशू प्राइस है, और जो मार्केट लॉट है वो 100 यूनिट्स का है, तो यहाँ पर भी नजर रखनी है। इसके अलावा कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आते हुए दिखे थे, जहां पर पीरामल एंटरप्राइजेस सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 1703 करोड़ का घाटा के मुकाबले 510 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। 821 करोड़ का मुनाफे का हमारा अनुमान था। साथ ही कंपनी की जो आय है हमारा अनुमान 3300 करोड़ का था, उसके मुकाबले 3401 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। कंपनी की एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखी है। जीएनपीए 3.7% से बढ़कर 4.5% पर आता हुआ नजर आया है। साथ ही कंपनी की जो सब्सिडरी है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, उसको डीएचएफएल के टेकओवर के लिए सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। ये कुल आरबीआई ने करीब 34,250 करोड़ की कंपनी की बिड को फरवरी में ही मंजूरी दे दी थी, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। और एम्फेसिस यहाँ पर जो नंबर्स हैं अनुमान के हिसाब से आते हुए दिखे हैं। 16.7% का हमारा मार्जिन का अनुमान था, उसके मुकाबले 16.1% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 335 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 317 करोड़ का मुनाफा ही दर्ज किया है, और कंपनी ने 65 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो एम्फेसिस एज पर एस्टिमेट नंबर्स हैं स्लाइटली कमजोर आप कह सकते हैं एम्फेसिस के लिहाज से जो नंबर्स आ रहे हैं। तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स पर भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, पर अनिल जी हमारे साथ तैयार हैं। और सर आज काफी सारे फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे, बट सबसे पहले ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो ये 2 दिनों में काफी भारी उतार चढ़ाव हुआ है ग्लोबल मार्केट्स का, उसको कैसे देखें? एंड आई डोंट नो सर, मैं 11 साल से बिजनेस जर्नलिज्म में हूं, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो यूएस का इन्फ्लेशन रेट है और भारत का इन्फ्लेशन रेट है, दोनों एग्जैक्टली सेम लेवल पर हैं। इसको कैसे समझें? भारत का सही नहीं है दीप। एक्चुअली मुझे लगता है कि भले महीने दर महीने अपने आंकड़े थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन और प्रोबेबली अगले 1-2 महीनों में आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा इन्फ्लेशन के नंबर्स भी, क्योंकि जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ी है वो आसमान पर नहीं पहुंची है, 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। तो वो आंकड़े आपको धीरे धीरे आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ के आंकड़े जो आए -18% से +22%, कहीं कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हमारे यहाँ भी है। लेकिन ये बात सही है कि ऐसा हार्डली कभी, मुझे भी याद नहीं आता, आपको 11 साल हुए, मुझे 28-27 साल हो गए कि कभी अमेरिका का इन्फ्लेशन हमारे ऊपर रहा हो। तो एक चीज क्लियर कट है ग्लोबल मार्केट से, जो पिछले 5-7 दिनों से हम देख रहे हैं दीप, तो उन 5-7 दिनों का निचोड़ ये है, सार ये निकल कर आता है दुनिया भर के बाजारों से। मुझे 2-3 चीजें जो निकल कर आ रही वो हमें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका के बाजारों में एक तरफा तेजी से अब हम उतार चढ़ाव भरे बाजारों की तरफ बढ़ चुके हैं,
और बढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि अब वहां पर दो सेक्शन है, एक जिन्हें तेजी करनी है और इस उम्मीद में और तेजी करनी है कि देखिए पहली चीज तो है कि पैसा सिर्फ इक्विटी में बनेगा और कहीं बनने की संभावना है नहीं, और स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका हो तो अगर आप निचले स्तरों पर डेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे? जब ब्याज दरें बढ़ जाएंगी तब आप फिक्स इनकम में पैसा लगाएंगे, तो फिक्स इनकम में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद है नहीं। और ऊपर से ग्लोबल रिकवरी के आसार है, अमेरिका में इकोनॉमिक रिकवरी के आसार है, कंपनियां दमदार कमाएगी, तो फिर क्यों ना चांस इक्विटी में ही लिया जाए। ठीक है, अगर आपकी एंट्री गलत हो भी गई और आप 2-3 साल होल्ड करेंगे तो स्टॉक आपको पैसे बनाकर दे जाएंगे और वो डेट से कहीं ज्यादा होंगे। एक वो सेक्शन है इन्वेस्टर्स का, बड़ा सेक्शन है, जो अभी भी इन लेवल्स पर लाइफ टाइम हाई पर भी लगातार पैसा अमेरिका के बाजारों में लगाने को तैयार है। उनका व्यू 1 से 2-3 साल का होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्याज दरों का जो साइकिल है वो गिरते गिरते बॉटम होता है, बॉटम पर वक्त बिताता है और उसके बाद बढ़ना शुरू करता है। लेकिन जैसे बढ़ना शुरू करता है वहीं इक्विटी मार्केट टॉप नहीं कर देते हैं, इक्विटी मार्केट को टॉप करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो अभी भी इसका मतलब यह है कि थोड़ा और वक्त है, थोड़ी और जगह है इक्विटी मार्केट में पैसा बनाने की। ये एक बड़ा सेक्शन है फंड मैनेजर्स का जो अमेरिका में ऐसा सोचता है। दूसरी तरफ कुछ अमेरिका में फंड मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो ये सोचने लगे कि जो बेस्ट पीरियड था बाजारों के लिए वो चला गया। बाजारों का रिएक्शन वक्त से पहले आता है और अब इकोनॉमी में जो ओवर हीटिंग हो रही है, इन्फ्लेशन जो जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है और इसके बाद जो लिक्विडिटी वापस फेड खींचना शुरू करेगा, ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करेगा, जैसा कि जेनेट येलन ने संकेत दिया है, उसको देखते हुए अब इक्विटी में रिस्क है। तो इक्विटी में रिस्क है तो डेट में भी रिस्क है, क्योंकि डेट में भी आप पैसा अगर अभी पार करेंगे और ब्याज दरें बढ़ेंगी तो आपके रिटर्न उतने अच्छे होंगे नहीं। तो ऐसे में वो फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो इक्विटी से निकलकर थोड़ा कैश में आना चाहते हैं कि थोड़ा पैसा हाथ में रखेंगे, तब मौका मिलने पर इसे लगाया जाएगा। कमोडिटीज में ओवर हीटिंग होती दिख रही, तो बेसिकली ये दूसरा सेक्शन ऐसा है जो हर चीज में जो ओवर हीटिंग जरूरत से ज्यादा तेजी, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे इक्विटीज हो, चाहे लिक्विडिटी जरूरत से ज्यादा हो, सो जरूरत से ज्यादा जो अति कहते हैं कि अति बुरी होती है, तो उसकी तरफ उनकी नजर है। तो वो यहां पर थोड़ा सा पैसा अपने हाथ में रखने की कोशिश में, इन दोनों की कश्मकश के बीच में अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। क्योंकि कभी आपको अचानक से इन्फ्लेशन के डेटा पर यह नजर आएगा, अरे महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, अरे अरे रुको रुको अब इक्विटी नहीं खरीदना है। दूसरी तरफ ये लगेगा ना ना ये तो ठीक है ना, इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी, रिकवरी आएगी, तो इसके साथ तो ये होना है। तो किस दिन बाजार का मूड किस तरह का रहेगा वो अंदाजा लगाना रोज रोज के बेसिस पे मुश्किल काम है। लेकिन एक ट्रेंड के तौर पर देखें तो इसका मतलब क्लियर कट है कि दोनों ही तरफ के इन्वेस्टर्स एग्रेसिव होते दिख रहे हैं, और जब ऐसा एग्रेशन आता है तो फिर यही होता है जो आप पिछले 4 दिनों से अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं, भारी उतार चढ़ाव। तो दोनों तरफ के व्यूज में कौन सा भारी पड़ेगा वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज क्लियर कट है, जो हमारे लिए संकेत अमेरिका से मिलते हैं वो ये हैं ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, कि अगर अब तक आप हर रोज आंख बंद करके आराम से अपनी तेजी की पोजीशन ओवरनाइट लेकर जाते थे कि डाउ फ्यूचर्स क्या 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे है, 150 पॉइंट ऊपर नीचे बंद भी हो जाता तो हमारे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पिछले 2 हफ्तों से हमें फर्क नहीं पड़ता, वो वाली टेंडेंसी पे जो हमारे बाजार ट्रेड कर रहे थे, अब हमें बहुत फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ेगा। इस मूड में हमें आ जाना चाहिए। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अब यहां से हमारे लिए ज्यादा अहम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में दिन के दौरान ओपनिंग क्लोजिंग डाउ फ्यूचर्स बहुत गैप से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही। तो अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को उस वोलेटिलिटी के लिए इंट्राडे में भी और ओवरनाइट पोजीशन पे भी तैयार होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा संकेत है हमारे लिए अमेरिकी बाजारों से पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन का। जी दीप। ओके, तो ये एक बड़ा संकेत ग्लोबल मार्केट से आता हुआ दिखा है हमारे बाजारों के लिए, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अगर हमारे यहाँ का एक और संकेत देखें वो है एफआईएस के डेटा का। ये संकेत भी आपको इस तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह से एफआईएस की लगातार बिकवाली होती दिख रही, उसको देखते हुए जब आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपके लिए रुकने के अटकने के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। और वो ट्रेडिंग रेंज 14,800 से 15,000 या 14,850 से 15,050 की कहते हैं, ये 200 पॉइंट की रेंज है। ब्रॉडली राउंड फिगर में कहना चाहें तो 14,800 से 15,000 की रेंज है। सो असली परीक्षा निफ्टी की ये है कि अगर 15,050 के ऊपर निकलकर आप बंद हो तो लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होता है तो 14,800 से 15,000 की रेंज में आपको ऊपरी स्तरों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। कल के डेटा बताऊं मैं दीप आपको एफआईएस की तरफ, परसों के एक्सपायरी के इतने बड़े डेटा मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार कब देखे थे। एक ही डेटा पर लेकर आता हूं आपको, ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस के डेटा में देखिए
बुधवार के दिन, एक्सपायरी के दिन 10,252 करोड़ की खरीदारी एफआईज की हुई। सिर्फ एक डेटा लाइए, अगर आपके पास इंडेक्स ऑप्शन की खरीदारी का डेटा है 10,253 करोड़। मुझे याद नहीं है पिछली बार मैंने 5 डिजिट में ऑप्शंस में खरीदारी कब देखी थी। और ऑप्शंस की खरीदारी के कुछ मायने हैं। मायने ये हैं कि आमतौर पर ऑप्शन में ट्रेड एफआईज इस लिहाज से करती कि उन्हें हेजिंग करनी है। अब अगर उनकी मंदी की पोजीशन है किसी स्टॉक में, उसके सामने वो हेज करना चाहते हैं तो वो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तेजी की पोजीशन है और उसके सामने हेज करना चाहते हैं तो इंडेक्स में या स्टॉक्स में पुट ऑप्शन खरीदेंगे ताकि उनकी हेजिंग हो पाए। लेकिन ओवरऑल अगर 10,000 करोड़, नो डाउट उसमें थोड़ा एक्शन वीकली एक्सपायरी का भी हो सकता है, लेकिन वीकली एक्सपायरी में एफआईज का जो एक्शन है वो लिमिटेड होता है। लेकिन जिस तरह से एफआईज अपना ऑप्शंस में अपना एक्शन बढ़ा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि हेजिंग परफेक्ट रखना चाहते हैं। और हेजिंग क्यों रखना चाहते हैं? हेजिंग रखने के पीछे दो पर्पज है। एक, इतनी बिकवाली के बावजूद भी जो मार्केट गिरना चाहिए, एफआईज ने जितना बेचा उतना गिर नहीं रहा। तो एक तरफ एफआईज, उस तरह की एफआईज जो ये मानकर चल रही है कि आगे पीछे ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी और साथ ही कोरोना का जो आफ्टर इफेक्ट्स है, कोरोना के अभी तक तो हम कोरोना की वजह से भी गिर नहीं रहे, लेकिन कोरोना की वजह से अगले 3 महीने, ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर, 6 महीने किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। जो मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वैसे ही रिजल्ट्स अगले 6 महीने रहेंगे? आप किसी को भी पूछेंगे, शायद कंपनियों को पूछे, आप हम आपस में बात करें तो हमें ऐसा लगे ना 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 इतने अच्छे थोड़ी आएंगे, वापस मुश्किलें आ गई, वापस हम घर में बैठे हैं, वापस पूरे देश भर में कोरोना फैला है, काम धंधा तो बंद है। तो वो जो एक सेक्शन है जो ये मानकर चलता है कि नहीं, यहां से ग्लोबल मार्केट्स भी उतना सपोर्ट नहीं दे रहे और लोकल कोरोना इश्यूज हैं उससे भी ग्रोथ पर इंपैक्ट आएगा, चलिए बेचते हैं। तो वो बेच कर आपको एक्शन में नीचे की तरफ ला रहे हैं। यही वजह की तेज बिकवाली एफआईज की तरफ से होती दिख रही है। 1260 करोड़ के उन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स आप देखिए लगभग 2500 करोड़ के बेचे हैं। 555 करोड़ के माफ कीजिएगा, इंडेक्स फ्यूचर्स 555 करोड़ के बेचे हैं और 2500 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। तो आप देखिए बुधवार के सेशन में करीबन 3700 करोड़ की, 3600 करोड़ की बिकवाली तो एफआईज की तरफ से आई है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में, और सामने 500 करोड़ यानी 4000 करोड़ से ज्यादा की डायरेक्शनल बिकवाली एफआईज की, ये बड़ी है। अब इसमें सिल्वर लाइनिंग एक ही है, या तो ये है ना मामला पिछले साल के मार्च जैसा हो जाए जहां एफआईज अपने 17, 18, 20% तक इंडेक्स लॉन्ग पर पहुंचे थे, तब तो अलग चीज है। अभी तक वैसे संकेत दिख नहीं रहे कि बाजार उतना जोर से, उतना तेजी से टूट कर कोई 1000-1500 पॉइंट निफ्टी पर निकल सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर ये आंकड़े आ रहे हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईज की घटकर रह गई 40% के आसपास, और आमतौर पर इन लेवल के आसपास एफआईज फिर से खरीदारी शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से दीप अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन मेक और ब्रेक वाले होंगे। आज फिर से वीकेंड सेशन है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी होते ना देखें। मुझे लगता है कि सोमवार से हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि एफआईज का रुझान कैसे रहता है। अगर आप प्योर डेटा के बेसिस पे जाएंगे तो कभी भी मार्च के बाद अगर आप देखें तो कभी भी 3 दिन से ज्यादा एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 40% के नीचे लगातार रही नहीं। आज दूसरा दिन है, ठीक है, 2 दिन रह चुके, आज तीसरा दिन है। अगर 40% के नीचे रहती तो उसके बाद वापस एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन आकर वो 70-75% की रेंज में जाती है, यानी कि तगड़ी खरीदारी होती है। अगर वही ट्रेंड रहा तो अगले हफ्ते आप बड़ा रिबाउंड देख सकते हैं, और उस रिबाउंड के लिए आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का ऐसा ही एक्शन जो आज आपको दिख रहा है वापस से वैसा आ जाए तो एक बड़ी तेजी का हफ्ता अगला बन सकता है। कुल मिलाकर जो डेटा है वो ये कह रहे हैं अगला हफ्ता मेक और ब्रेक का होगा। एफआईज की बिकवाली रुकनी है तो यहीं रुकनी है, अगर बढ़ी तो यहां से जोरदार क्रैक करके 20% तक जाएंगे, रुकी और यहां से रिकवरी हुई तो 60 से 70% तक एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग वापस बनेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आज का सेशन इंतजार करना पड़ेगा। वीकेंड सेशन नहीं होता तो आपको आज से संकेत आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते एक बड़े मूव के लिए किसी भी तरफ तैयार रहना चाहिए। तो दोनों तरफ के डेटा हैं, मिक्स डेटा है, आप इंतजार करें, और ऐसे में जब आपको मिक्स डेटा दिखे तो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर फोकस करें, और लेवल्स के लिहाज से आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो ये है एफआईज के डेटा का विश्लेषण दीप, और साथ ही ये आपके लिए मैंने ग्लोबल मार्केट्स का भी विश्लेषण दिया। अब आज की ट्रेडिंग तो दीप कुल मिलाकर जो आंकड़े बड़े आते दिख रहे हैं एफआईज के, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है कि उनकी बिकवाली बढ़ी है, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है, लेकिन बाजार उतने खराब हुए नहीं। तो अब दो में से एक चीज होगी, या तो बाजार अच्छे हो जाएं
या तो एफआईज शॉर्ट कवर करने लगे और बाजार अच्छे हो जाए, या फिर एफआईज की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट्स की वजह से बाजार कमजोर होने लगे। इसका जवाब मैं अगले हफ्ते ही दे पाऊंगा। आज का ट्रेडिंग सेशन और वेट एंड वॉच वाला है। जी दीप। चलिए सर, तो आज के ट्रेडिंग सेशन को निकालना पड़ेगा। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन हो सकता है, पर सर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है और स्पेशली जो लॉन्ग्स रख कर गए होंगे, उनका तो कल पूरा मूड खराब होगा। आज सुबह बेहतर मूड है उनका। क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशन वालों का? पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि ये ना छुट्टी के दिन एसजीएक्स निफ्टी ये सब देखना बंद करना चाहिए। वो बहुत तनाव आता है उससे लोगों को अननेसेसरी। अच्छा, मैंने इसलिए मैं जनरली वीकेंड पर वो ट्विटर पे ट्वीट भी नहीं पढ़ता। अब इतने सारे ट्विटर पर मैसेज आते हैं कि सर 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है। अरे भाई, खुलेगा तो शुक्रवार की सुबह 9, सवा 9 बजे, उसके पहले 8 बजे तो मैं आ ही जाऊंगा आपके पास में। अभी से क्यों तनाव है? और घूम फिर के आप देखिए वहीं आगे जहां आप बंद है, मुश्किल से 25-50 पॉइंट नीचे खुल जाए, एक अलग बात है। करेक्ट। तो इतना पैनिक किस बात का? देखो, और जो होना होगा हो जाएगा। अब मतलब आपके हाथ में क्या है? मतलब छुट्टी के दिन आप कर भी क्या सकते हैं? सो पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर इतनी टेंशन है तो फिर पोजीशन को कम रखो, उतनी रखो। और 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे, इसकी बात तो हम बुधवार को कर ही रहते कि उतनी ऊपर या नीचे की ओपनिंग के लिए आप तैयार होके जाओ और उतनी पोजीशन रखो कि अगर मेरी पोजीशन तेजी की है और 150 पॉइंट नीचे खुल गया तो मैं संभाल सकता हूं क्या? मंदी की है 150 ऊपर खुल गया तो संभाल सकता हूं क्या? ये आपको हर रोज ओवरनाइट पोजीशन पे दिमाग में रख लेना है। 150 पॉइंट की गैप, 1% की गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग आपको कभी भी मिल सकती है। ग्लोबली वोलेटिलिटी के संकेत आ रहे हैं और इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए ना देखें तो बेहतर है। जो होना होगा ट्रेडिंग सेशन शुरू होने के पहले होगा। तब तक आपको पता है कहां कहां की आप यात्रा कराते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पता नहीं 200 पॉइंट कहां कहां क्या क्या कुछ कुछ हो गया। इसलिए शांत रहें। इस वक्त दिल दिमाग मजबूत रखने की जरूरत है। लड़ने के लिए, टेंशन लेने के लिए हमारे पास जिंदगी में बहुत सारे कारण और भी हैं दीप, ये अकेला नहीं है। बिल्कुल सर, ये अकेला नहीं है, बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होना चाहिए। चलिए सर, एग्जिस्टिंग पोजीशन समझें, उससे पहले आज के थोड़े संकेत समझा दें। बाकी संकेत क्या कह रहे हैं और साथ ही कौन से लेवल्स पर आपकी नजर है आज? देखिए, ज्यादातर न्यूट्रल और नेगेटिव हैं। ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट ट्रेंड दोनों न्यूट्रल हैं। तो आप पॉजिटिव तो कुछ अभी तक है नहीं, सिर्फ एक ये कहते हैं कि भाई इतनी खराब क्लोजिंग नहीं होती दिख रही है, बस वही हल्का पॉजिटिव, वो भी न्यूट्रली मान लें। 14,600 14,650 तुरंत सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में कहीं खुलने चाहिए हम, और उसके नीचे जाने पर 14,425 14,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जहां पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी आने के आसार बनेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक हायर रेंज का सवाल है, 14,725 14,800 तुरंत ऊपरी रेंज है। असली मजबूती 14,800 के ऊपर देखने को मिलेगी। 14,850 14,900 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपके लिए निकल कर आएगा। बैंक निफ्टी 32,200 32,275 एक छोटा सपोर्ट रेंज है, शायद इसके आसपास हम खुलते हुए दिखे। इसके बाद 31,725 31,800 ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की। अगर इसको होल्ड नहीं किया तो गए काम से, फिर आपके लिए रिस्क बहुत खुल जाती है। 30,000 तक का रास्ता फिर आगे चलते हुए खुल सकता है, ये ध्यान में रखें। तो 31,700 31,800 आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी पर। ऊपरी रेंज में 32,650 32,775 परफेक्ट सप्लाई जोन है, पार करना मुश्किल होगा। हो गया तो 32,975 33,150 में भर भर के सप्लाई बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आएगी। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी है और शॉर्ट भी बनाने हैं। दिन की रेंज 14,635 14,765 ये है। 65 पॉइंट नीचे और 65 पॉइंट ऊपर की रेंज परसों की क्लोजिंग से आप ये मान लें बैंक निफ्टी पर। 14,600 14,825 दिन की मीडियम रेंज है, और उसके बाद बड़ी रेंज में सीधा फिर 14,500 और 14,850 की निकल कर आती है दी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,200 32,650 दिन की छोटी रेंज है। 32,000 32,775 दिन की मीडियम रेंज है, और 31,775 से लेके 32,975 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप मान कर चलें बैंक निफ्टी पर। यह है आपके लिए सारी की सारी रेंज। जी दीप। ओके, तो ये तो रही सारी की सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स और रेंजेस आपके लिए। सर, आपने पीसीआर और एफआईएस की पोजीशनिंग तो समझा ही दी है, ओवरसोल्ड लेवल पर है, पर देखते हैं कहां से इसका रिएक्शन होगा। पर एग्जिस्टिंग पोजीशन लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों को आज क्या करना चाहिए?
14,600 रखें दीप स्टॉप लॉस इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस रखिए 32,200 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर। इसके नीचे जाए तो डिसिप्लिन के तौर पर एक बार पोजीशन जरूर काट ले, डे ट्रेडर है तो उस हिसाब से, क्लोजिंग का इंतजार करते तो उस हिसाब से। शॉर्ट पोजीशन में 14,850 का स्टॉप लॉस रखिए डे और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से। 33,000 का स्टॉप लॉस रखिए बैंक निफ्टी पर आप शॉर्ट पोजीशन पर। नई पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो निफ्टी में करें खरीदारी 14,600 14,650 की रेंज में आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 14,500 का, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर टारगेट जो बनेगा 14,700 725 700 माफ कीजिएगा 14,775 14,825 और 14,850 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी में जरूर करिए 14,825 14,850 अच्छी रेंज है, जहां पर मौका मिले तो शॉर्ट आपको बनानी चाहिए 14,900 के स्टॉप लॉस के साथ। 14,775 725 700 650 और 615 तक के टारगेट के लिए। अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इस रेंज तक आने का इंतजार न करें, अभी भी शॉर्ट आप कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 14,850 का। ये स्टॉप लॉस लगाकर जब तक इसके ऊपर न जाए आप शॉर्ट रह सकते हैं। नीचे कितना आ सकता है 14,650 14,615 550 और 500 तक के टारगेट के लिए। बहुत ज्यादा हो गया तो 14,425, लेकिन अभी मैं नहीं देख रहा। 14,500 तक के टारगेट के लिए एक बार आप चांस ले सकते हैं बिकवाली का। अब आइए बैंक निफ्टी। खरीदना है आपको बैंक निफ्टी 31,725 31,800 रेंज में, यहां पर एक चांस ले सकते हैं आप खरीदारी करने का, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है 31,650 का। 31,975 32,150 32,200 32,275 32,350 और 32,450 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 31,725 से 31,800 की रेंज में एक चांस लेना चाहिए। इससे पहले एक चांस बहुत नजदीक का बन रहा है, वो करें या ना करें थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन फिर भी मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि बाजार कैसे खुलता है क्या मूड, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, बहुत रिस्की ट्रेड है ये। 32,150 32,275 की रेंज में बैंक निफ्टी खरीदने का। मार्केट देखें, अगर इस रेंज के नीचे खुलता दिखे या तुरंत ही 2 4 5 मिनट इसके नीचे चले जाए तो इसको छोड़ दें, ये फिर ट्रेड न लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है इस रेंज के आसपास तो 32,150 32,275 में आप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए 32,000 का। कट जाए तो कट जाने दिए, अगर और ये मान के चलिए आप ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो ही लें। एग्रेसिव ट्रेड है वो, क्योंकि बैंक निफ्टी जाएगा तो जोर से जाएगा और रिकवर करके यहां से आए तो लेवल भी बहुत सही है। सो ये मेक और ब्रेक टाइप वाली रेंज है। 32,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ टारगेट बनेंगे 32,350 450 550 650। ये तो हो गए आपके 3 टारगेट बड़े ऊपर की तरफ के 4 टारगेट। फिर 32,775 875 और 975 ये सारे टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट करें बैंक निफ्टी को बिल्कुल कर सकते हैं आप 32,725 32,875 की रेंज में आप शॉर्ट करिए। 33,150 का स्टॉप लॉस लगाइए और 32,650 550 450 350 ये 4 टारगेट तो हो गए आपके हर 100 पॉइंट नीचे के। और उसके बाद 32,275 32,200 और 32,075 तक के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए बिकवाली। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तब भी आप एक चांस ले सकते हैं और बेचने का यहाँ पर बैंक निफ्टी में, और वो चांस आपका होगा 33,000 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दीजिए। 32,275 32,200 32,075 32,000 31,900 और 31,800 तक के टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स 33,000 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रेड्स हैं दीप जो आपको लेने चाहिए। जी बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए जहां तक बाजार का सवाल है, और ढेरों लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अग्रेसिव ऑप्शन भी है पर अपनी रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए आप। बैन लिस्ट में भी काफी अपडेट्स होते हुए दिखे हैं सर। 2 नए स्टॉक्स अब बैन में आ गए हैं, BHEL और कैडिला। उसके सामने नैल्को बैन से बाहर चला गया है। सन टीवी, PNB और कैनरा बैंक ये बैन में बने हुए हैं। तो यहां पर आप बैन लिस्ट में भी काफी बदलाव हुए हैं, इसका आप ध्यान रखें। अच्छा सर, आपने वैसे तो फंड्स का डेटा समझा दिया है, पर वायदा कारोबार के लिहाज से क्योंकि नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हुई है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? वैसे डेटा कम है दीप। वायदा कारोबार में 11-12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो कोई खास नहीं। ऊपर में हल्का सा रुकावट का लेवल 14,800 आ रहा है। तो वायदा कारोबार का डेटा कम है, बैंक निफ्टी में भी डेटा कम है, इसलिए जो रेंज हमने दे दी उसी पर फोकस करना चाहिए। जी ओके, तो
तो रेंज आपको दे दी है, वहीं पर फोकस करें। नई वीकली एक्सपायरी है और जैसा अनिल जी ने कहा आज का सेशन निकलने दें, मंडे से थोड़ी और क्लैरिटी होनी चाहिए बाजार के एक्शन के लिए। पर एक्शन स्टॉक्स में भरपूर है और अनिल जी आपके लिए लाए हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे, जानते हैं क्या है वो। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीप, वेदांता का फ्यूचर्स खरीदारी करने के लिए आए। कल के 2000 में भी हमने परसों के सेशन में दिया था और जिस समय दिया उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त 2-3 मिनट में ये पूरी बास्केट सेलिंग मेटल स्टॉक्स में आती हुई दिखी है और एकदम से नीचे भी आया। तब भी हमने यही कहा था कि आप आराम से रखिए, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने की संभावना है और वैसे रिजल्ट्स आते हुए दिख भी रहे हैं दीप, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं। 9000 करोड़ से ज्यादा का कामकाजी मुनाफा, ईबीटा 9000 करोड़ का, मतलब अगर आप ये सोचें अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस अगले इस साल 4 क्वार्टर में रहेगी तो 45-50 हजार करोड़ का ईबीटा अगर ये कंपनी करती है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस आ सकता है। मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ के आसपास का, 1,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा। एक बार अगर आप देखकर मुझे, हाँ 1,04,000, 1,05,000 करोड़ का मार्केट कैप है और साल का अगर 40,000 करोड़ का भी ईबीटा करे, 45,000 करोड़ का कर दे इस तरह के माहौल में, तो आपको जो कामकाजी मुनाफा उसके सिर्फ दुगुने दाम पर वेदांता मिल रहा है। इससे ज़्यादा क्या सस्ता मिलेगा? तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आपके लिए मेटल स्टॉक है। ये जब डीलिस्टिंग इसकी 150 रुपये में होने की बात थी तब LIC को इसका सही भाव 320 रुपये लगता था। उसके बाद जो कमोडिटी साइकिल रिवर्स हुआ है और उसके बाद जो तेजी आई है, आई एम श्योर अब तो LIC भी अपना टारगेट, अगर वापस से कभी डीलिस्टिंग का कोई मामला आया है, इस तरह का ऑफर आया है, तो अब तो LIC भी 320 में कभी नहीं बेचेगी। तो मेरा ये समझना है जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ से स्टॉक आराम से आपको और बढ़िया तेजी दिखा सकता है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, हम लगातार कह रहे हैं कि डिलीवरी लेकर शांति से बैठ जाइए। आपको 320 पर भी नहीं बेचना है। अब तक का हमारा ये व्यू था कि आप 320 के पहले बिल्कुल सोचे भी ना, LIC का टारगेट आने दें। इन रिजल्ट्स को देखने के बाद मेरा व्यू ये है कि आपको 320 पर भी नहीं बेचना है, इसको आप पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दें। और ग्लोबल मार्केट्स में मेटल में हल्का फुल्का करेक्शन आता है, किसी वजह से स्टॉक्स ओवरहीट होकर करेक्शन देते हैं, आपको फिर से नीचे में खरीदारी करनी। ये इन्वेस्टर्स के लिए राय है या पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए राय। जो ट्रेडर्स हैं वो 275 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, 291, 295, 299 और 305 के टारगेट के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स का टारगेट 320 का है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि हो सकता है ट्रेडिंग के वक्त कभी भी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और ऐसा बुधवार के दिन भी सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ बास्केट सेलिंग आपको आती हुई दिखी थी मेटल स्टॉक्स में, वो कभी कभार होगा। लेकिन अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, डिलीवरी लेकर शांति से बैठ सकते हैं, आप निश्चिंत रहें, आपको नुकसान नहीं होगा। कभी नहीं हुआ पहले भी, आगे भी नहीं होगा, निश्चिंत रहे। तो वेदांता अच्छे नतीजों के दम पर एक्शन में रहना चाहिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अगर करेक्शन मिलता है ग्लोबल मार्केट्स में तो आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक ये भी होना चाहिए जिसे आप निचले स्तर पर धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। जी दीप। बिल्कुल, तो वेदांता है आज का स्टॉक ऑफ द डे। खरीदारी करके चलने हैं, दमदार नतीजों पर अच्छा रिएक्शन काउंटर में आते हुए दिखेगा। आइए देख लेते हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जहां पर हमें फोकस करना है। कुशल ने हमें पहली लिस्ट तो दे दी, पर कुछ और खबरें लेंगे कुशल से। पर उससे पहले मानसी के पास कुछ और कैश मार्केट के नतीजे हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स पर है नजर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। 6 कंपनियां हैं जिसके नतीजे हैं मेरे पास। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से शुरुआत कर रही हूं। मिले जुले नंबर्स हैं। आय में 14% की बढ़त जरूर दिखी है, लेकिन मार्जिन 24% से 22% पर जाते दिखे और मुनाफे में करीब 14.5% की गिरावट भी देखने को मिली है। IEX हमारे खास सेगमेंट नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, हमने आपको ये स्टॉक बताया था और नतीजे अच्छे आते हुए दिखे, एकदम स्ट्रॉन्ग नंबर्स। कंपनी की आय 35% तक बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी के मार्जिन 75.5% से 82% पर, वहीं मुनाफा 34 से 35% तक बढ़ता हुआ दिखा है। एरिस लाइफ साइंसेज ठीक IEX की ही तरह नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे स्टॉक, नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यूज 11% बढ़े हैं, मार्जिन 31% से 34% पर जाते दिखे हैं और मुनाफा 21% बढ़ता हुआ दिखा है। इक्विटास होल्डिंग सालाना आधार पर कंपनी की आय जो है उसमें 20% की बढ़त देखने को मिली है और साथ ही कंपनी का मुनाफा जो है ये 14 करोड़ से 86 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। साथ ही
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओवरऑल वीक नतीजे कह सकते हैं। मार्जिन हालांकि बढ़ते हुए दिखे। कंपनी की आय 33% गिरी है, मुनाफा 22% गिरा है। मार्जिन 23% से 26% पर जाते हुए दिखे। नॉन कोर एसेट की बिक्री के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज को प्रेसिडेंशियल एसेट के लिए एक चिट्ठी भी कंपनी ने लिखी है। अंत में विनती ऑर्गेनिक्स कंपनी के नतीजे मिले जुले हैं। आय 14% की बढ़त दिखा रही है। मार्जिन 41% से 35% जाते दिखे हैं और मुनाफा जो है इसमें 4.7% की गिरावट देखने को मिली है। फाइनल डिविडेंड 6 रुपए प्रति शेयर के ऐलान कंपनी ने किया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे जहां पर रखनी है नजर। आइए देवांशी से भी जानते हैं उनके पास कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले सोनाटा सॉफ्टवेयर तिमाही आधार पर अगर आप नंबर्स देखें थोड़े से मिले जुले हैं, क्योंकि आय में गिरावट आई है इस बार 23% की, लेकिन जो मार्जिन है वो हल्के से बढ़ते हुए दिखे हैं, करीब 8.7% पे 7.2% से बढ़कर, और जो मुनाफा है वो भी इस बार करीब 54% से बढ़ता हुआ दिखा है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इस बार अच्छे नंबर्स हैं, घाटा कम होता हुआ दिखा है। इस तिमाही में 6.5 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है, 25 करोड़ से कम होके मार्जिन से इस बार थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। और साथ ही अगर आय की बात करें तो 6.5% तक की बढ़त देखने मिली है। JSW इस्पात अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो आय है उसमें 139% तक का जंप देखने मिल रहा है। और जो मुनाफा घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी, मुनाफा 93 करोड़ का कंपनी ने इस बार पोस्ट किया है। मार्जिन पे आप देखिए करीब 14% पे आते हुए दिखे हैं। पिछली बार हमने देखा था बहुत ही लो बेस था, इसके चलते इस बार जो नंबर्स हैं काफी बेहतर हैं। केना मेटल्स काफी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 24% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा जो है उसमें भी जंप आता हुआ दिखा है, 10 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। और जो मार्जिन हैं वो भी 12% से बढ़कर 15% पे आए हैं। पॉलीकैब इंडिया मार्जिन हल्के से कम है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं। जो आय है उसमें करीब 43% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। जो मुनाफा है वो 31% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही किर्लोस्कर ऑयल भी नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। जो आय है वो 31% से बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में भी 47% का जंप है। मार्जिन भी इस बार 10% से बढ़कर करीब 13.5% पे आते हुए दिखे। और वर्धमान स्टील के भी काफ़ी मजबूत नतीजे इस तिमाही में आते हुए दिखे हैं। आय जो है उसमें करीब 62% तक का जंप आता हुआ दिखा है। और साथ ही जो मुनाफा है वो आप देखिए 3.5 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ पे इस बार आता हुआ दिखा है। मार्जिन में भी इस बार बड़ा जंप है, लगभग दुगने होते हुए दिखे हैं। 16% पे इसके मार्जिन आए, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। और आखिर में जेके टायर की एक सब्सिडरी है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज, नंबर्स इस बार FY21 के अच्छे आते हुए दिखे। बिक्री 16% से बढ़ती हुई दिखी है। ये है आपके लिए सारे रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स। आइए बढ़ते आगे, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। स्वागत है वरिंदर आपका। शुरुआत करते हैं स्टैंड आउट रिजल्ट्स के साथ। बताएं कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज जिनके रिजल्ट्स हैं बेहद शानदार। ओके, लगता है वरिंदर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम उनसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या तब तक आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर लिया जाए, जहां पर आज एक्शन भरपूर होने वाला है। नेल्को ये है स्टॉक जो वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया है। शुभम जी से करते हैं शुरुआत। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर नेल्को में कोई खरीदारी या बिकवाली का मौका आज के लिए? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। नाल्को में अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड तो अप है, लेकिन रिसेंटली एक पुल बैक में स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए। और अगर 70 रुपये के आसपास ये अगर स्टॉक मिलता है थोड़े करेक्शन में, तभी यहाँ पे खरीदारी की राय होगी। तो बाय ऑन पुल बैक की रणनीति है, वेट करें, 70 के आसपास खरीदें और तब हम 65 पे एक स्टॉप लॉस लेकर के 80 to 83 तक का टारगेट देख पाएंगे। तो बाय ऑन पुल बैक का रणनीति होगा नाल्को पे। ओके, तो यह है आपके लिए नाल्को। मेटल स्टॉक्स आज फोकस में वैसे भी रहने वाले हैं क्योंकि कुछ मेटल स्टॉक्स नतीजों पर भी रिएक्ट करेंगे, पर नाल्को बैन से बाहर आया है, इस पर आपको रखनी है नजर। आइए ढेरों और स्टॉक्स हैं आज के लिए जहां पर हमें नजर रखनी है, उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं।
काफ़ी सारे मिड कैप काउंटर्स भी हैं जो अपने नतीजों पर आज रिएक्ट करने वाले हैं, एक बार वहीं पर नज़र डालते हैं। IEX, इसको हमने अपने नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी कवर किया था। बंसल जी, IEX के चार्ट्स देखकर बताएं, नतीजे अच्छे आए हैं, अनुमान मुताबिक ही ज़्यादातर रहे हैं, बताएं चार्ट्स कैसे देख रहे हैं इसकी। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए दीपांशु, चार्ट्स क्लियरली पॉजिटिव हैं और यहाँ पर हमारी बात हुई थी डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो। नीचे में 385, 386 एक सपोर्ट है, तो जिनके पास भी है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है 385 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और कोई अगर कभी बड़ी करेक्शन आती है, सेल ऑन गुड न्यूज होता है और उस चक्कर में कभी स्टॉक 350, 360 के अराउंड मिलता है, तो वो अच्छे स्तर हैं लंबी अवधि के लिए स्टॉक को बाय एंड होल्ड करने के लिए। ये है आपके लिए IEX के रिजल्ट्स रहे हैं शानदार, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे कि 2 और स्टॉक हैं जिनके बेहद शानदार रिजल्ट्स आए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और साथ ही IEX, इसके भी रिजल्ट्स दमदार आए हैं, तगड़े रिजल्ट्स यहाँ पर भी आपको। एरिस लाइफ एक और स्टॉक था जिसके भी रिजल्ट दमदार आते हुए दिखे, ये स्टॉक भी हमारे नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे की लिस्ट में था। तो 3 कंपनियां IEX, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और एरिस लाइफ, तीनों के नतीजों का अनुमान बेहतरीन था। आइए अब वरिंदर से हो चुका है हमारा संपर्क और लेते हैं उनसे स्टैंड आउट रिजल्ट्स। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं वो नतीजे जो रहे हैं बेहद शानदार। गुड मॉर्निंग सर, आई होप मेरी आवाज आ रही है अभी, सॉरी फॉर द अर्लियर इनकन्वीनियंस। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एकदम परफेक्ट, फर्स्ट क्लास, लवली लवली। तो मेरे हिसाब से सर यूपीएल के नंबर्स जो मैं बड़े कैटेगरी के स्टॉक्स देखूंगा उसमें से बहुत अच्छे आए थे। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और मेरे ख्याल में इस कंपनी से थोड़ा सा लोग हट के दूर हट गए हैं। उस एनवायरमेंट में जब हम एग्री की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे नंबर दिए। वॉल्यूम ग्रोथ 18% आया सर, मार्जिन 22.5% आए। इंपॉर्टेंटली 2 चीजें सर, एक तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस इंक्रीज किया और दूसरा सर अभी भी ये स्टॉक 12 टाइम FY23 अर्निंग पे ट्रेड करता है, तो बहुत सस्ता स्टॉक है। और मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस जिनका भी रिपोर्ट मिले पड़ा है तो वह सबने 800-900 का टारगेट किया है। दूसरा कंपनी सर बोरोसिल रिन्यूएबल, अगेन वी आर बायस्ड, वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू अवर क्लाइंट लॉन्ग बैक। आई थिंक this company has reported stellar set of numbers. वेरी सिंपली सर, अपने को नंबर आपके एनालिस्ट ने भी बता दिए हैं कि 67 करोड़ का प्रॉफिट आया, वो 11 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 4 करोड़ YoY। अभी तो सर यहाँ से इनका कैपेसिटी 3 गुना होगा, उतना इनका जो एम है जिसके लिए इनको पैसा रेस करना है वो होगा। 5 रुपए का EPS इसी क्वार्टर में आया, तो आगे जाके ये इसी तरीके से काम करता रहता है सर, तो 15-20 रुपए तो EPS इसका दिखता है। और उस हिसाब से भी सर ये स्टॉक 20 टाइम नेक्स्ट ईयर, और जब इसका ये 1950 TPD का प्लान लग जाएगा उसके हिसाब से तो 15 टाइम पे ट्रेड करता है, तो अभी भी बहुत सस्ता स्टॉक है। तो ये 2 अर्निंग्स मैं बोलूंगा मेरे लिए स्टैंड आउट रही, अगर आप लास्ट 2 दिन का विश्लेषण कीजिए तो। ओके, तो ये हैं बेहद शानदार रिजल्ट्स, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स और साथ ही वैल्यूएशंस भी जिनके आकर्षक हैं। उन कंपनियों में उस लिस्ट में कौन सी कंपनियां हैं सर? तो आपको मालूम होगा कि गोदरेज कंज्यूमर के नंबर आए थे, पर नंबर से कोई मतलब नहीं था बिकॉज उसका इवेंट ज्यादा बड़ा था जब वो नियम जो CEO अपॉइंट हुए थे। टाटा पावर्स का भी ऐसा ही है सर, बाकी आप वन ऑफ निकाल दीजिए तो नंबर्स आपको बहुत सॉलिड देखेंगे। बट आई थिंक इसमें कौन कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको याद होगा सर कि ये स्टॉक मेरे ख्याल में 10-15% गिरा था जब ये था ना कि उसका जो इन्वेट करने वाला है इन्वेट नहीं करेगा, और एवरीवन वाज वेटिंग किस तरीके से कब जो उसके रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स का वो इन्वेट करेगा। तो मैनेजमेंट ने कौन ने बोला है सर कि हम लोग इन्वेट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग इसकी स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एसेट्स की। आई थिंक दिस इज अ वेरी चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट जो बहुत टाइम के बाद देखा है, एंड दे आर क्लियरली सेइंग कि हाँ भी हमें लगता है कि इस बार टेलमेंट जो है रिन्यूएबल एंसिलरी बिजनेसेस में है और हमें ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। तो इन्वेस्ट नहीं, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करेंगे उस एसेट्स की। आई थिंक दिस इज अ बिगर स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम टाटा पावर। अदरवाइज वन ऑफ निकाल दीजिए तो भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे और सस्ता स्टॉक है। नोवेलिस अगेन सर, नोवेलिस के नंबर्स अच्छे आए थे, हिंडाल्को की सब्सिडरी है तो उसके लिए अच्छा है। बट इसमें भी सर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या था कि इसका जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है उन्होंने अनाउंस कर दिया और उन्होंने बोला कि वो एनुअल कैपिटल रिपैट्रिएशन जो 8 से 10% फ्री कैश फ्लो का होगा वो हिंडाल्को को करेंगे, जो मेरे ख्याल में बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। तो इसका नंबर तो अच्छा आया था, मेरे ख्याल में गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाया, बट मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाज कि उन्होंने जो ये कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी है। तीसरा सर BSE, आई थिंक BSE का नंबर बहुत टाइम के बाद मैंने देखा
कि वो 24-25% सस्टेनेबल मार्जिन कर रहा है और ये नंबर्स आ रहे हैं। 37 करोड़ का एबिटा किया, वर्सेस एक्सपेक्टेड था 30 से 32 करेगा, तो 10 से 15% बीट है सर जो नंबर्स रिपोर्ट किए बीएसई ने। और ये बहुत टाइम के बाद नंबर आए सर, पर अगेन आप आई नो कि आप इसके बारे में बात करते रहते हैं। 18-19 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ ऑप्शनल एसेट्स व्हाट दिस कंपनी हैज, बट गुड टू सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बीएसई इज फायरिंग। छोटा कंपनी है अवर शुगर सर, शुगर में मतलब ओनली आई से कि जो इसका डिस्टिलरी सेगमेंट है उसका जो एबिट आया वो 44 करोड़ वर्सेस 31 करोड़ आया, तो बहुत बड़ा बढ़ोतरी आया इस सेगमेंट में जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। नंबर्स देखेंगे तो 4 करोड़ के सामने 57 करोड़ प्रॉफिट आया क्वार्टर। और सर बहुत ही सस्ता स्टॉक है ये, उस तरीके से रिडक्शन इन डेट कर रहा है, नया कैपेसिटी लगा रहा है, 320 केएलपीडी का बिरला ग्रुप कंपनी है, तो अच्छे नंबर आए थे इसके। सीमेंट में सर दो शोज थे, एक बिरला कॉर्पोरेशन, एक सागर सीमेंट। आई से बिरला कॉर्पोरेशन हैज बीन स्ट्रांग, सागर सीमेंट नॉट सो स्ट्रांग, बट बिरला कॉर्पोरेशन के नंबर्स अगर आप देखेंगे इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सर 108% रहा इस क्वार्टर, सागर का 70% था। सस्ता स्टॉक है सर, एट आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा बिकॉज उसमें कुछ राइट बैक आया था, बट अदरवाइज सेल्स 20% अप क्वार्टर। 1900 करोड़ एक्सपेक्ट किया था, उसके सामने 2100 करोड़ सेल्स आई, तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम बिरला कॉर्पोरेशन। अपोलो टायर्स सर वेरी गुड शो, आई से 230 करोड़ एक्सपेक्टेड था प्रॉफिट करेगा, उसके सामने 280 करोड़ आया, 15% मार्जिन के सामने 16% मार्जिन, 16.5% मार्जिन आया, और 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, तो आई थिंक रियली गुड नंबर्स, गुड शो फ्रॉम अपोलो टायर्स। और एक छोटा स्टील कंपनी है सर वर्धमान स्पेशल स्टील, आई थिंक उनके नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं और बहुत टाइम से आ रहे हैं। आप क्वार्टर देखिए, वाई देखिए, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। 52 करोड़ का बेटा किया जो 32% ऊपर था क्वार्टर, 230% ऊपर था वाई, दे डिड वेल। 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम ईपीएस पे, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। ओके, उम्मीद के मुताबिक इनलाइन रिजल्ट्स इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सर मैं बोलूंगा लुपिन इनलाइन टू वीक था, और मेरे लिए थोड़ा वीक ज्यादा था लुपिन इतना अच्छा नंबर नहीं आया। आप इसके ग्रॉस मार्जिन देखिए या एबिटा देखिए, ये क्वार्टर दोनों गिरे, एबिटा भी गिरा, एबिटा मार्जिन भी गिरा और ग्रॉस मार्जिन भी गिरा। आपको पैट बहुत ज्यादा दिखेगा बिकॉज उसमें लोअर इफेक्टिव टैक्स रेट है सर। इस बार ईटीआर जो बोलते हैं इफेक्टिव टैक्स रेट बोलते हैं, वो 10% था कंपेयर टू 27%। सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 27-28 टाइम पे ट्रेड करता है, विच इज 15% प्रीमियम टू 5 ईयर एवरेज। बिकॉज मार्जिन कम हो रहे हैं सर क्वार्टर, तो इसलिए उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। आई विल रेट लुपिन एज अ वीक नंबर्स। पिडिलाइट अच्छे थे नंबर सर, सेल्स अच्छी थी, पर मार्जिन इनलाइन थे, तो कोई तोड़फोड़ नहीं है। अगेन हमने सोचा था कि 22% मार्जिन आएंगे, 21-22%, उसके सामने 20.5% आए, तो बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ था नहीं। ये भी स्लाइटली वीक था, मार्जिन कम थे और 60 टाइम पे ट्रेड करता है, तो अगेन कुछ नहीं था। JSPL sir, I'll say the margins, everything was in line with what people were expecting. कोई तोड़फोड़ नहीं था। कॉनकॉल में everyone was only concerned about one thing, कि जो पावर की कंपनी है JPL है, क्योंकि आयरन और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका नंबर कैसे रहेगा। अदरवाइज आप टिस्को, JSPL, विदाता सबने डेट रिडक्शन किया है, सबका एबिटा पर टन अभी इसका 25,500 आया, टाटा स्टील का 27,000 आया था सर। बट कॉनकॉल में ना कोई ऐसा नहीं सुनाई दिया जैसे हमने टाटा स्टील में सुनाई दिया था, क्योंकि टाटा स्टील का तो ऐसा था कि Q1 भी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग जाएगा, Q2 भी इतना स्ट्रॉन्ग जाएगा, तो वो जो एक वो चीज JSPL में और वेदांता की कॉनकॉल में हमें सुनाई नहीं दी। वेदांता मेरे ख्याल में इनलाइन नंबर्स है, 32% एक्सपेक्टेड था मार्जिन, 32% आया। गाइडेंस इनलाइन थी, जिस तरीके से Q4 का रन रेट चल रहा है, तो ऐसा नहीं था कि गाइडेंस बहुत अच्छा दिया जो हमने कभी सोचा ना हो। फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन उन्होंने बोला करेंगे। HZL आपको एक ट्रिगर है जो बहुत लोगों ने कॉनकॉल में पूछा, और उन्होंने सर अभी भी कोई कॉन्क्रीट गाइडेंस नहीं दिया था कॉनकॉल में उसकी डिविडेंड आउटलुक के लिए, तो एक वो क्वेश्चन मार्क रह जाता है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में सुन रहा था सर, आपको बहुत शानदार कंपनी है, बट इसके मार्जिन कम हो रहे हैं बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए इसे ग्रॉस मार्जिन सर 250 बेसिस पॉइंट YoY कॉन्ट्रैक्ट हुए और 300 बेसिस पॉइंट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्ट हुए। 12% मार्जिन आया कंपेयर टू 13.5% क्वार्टर। तो ये सारी कंपनीज का जब ये कमोडिटी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है तो इसमें मार्जिन कम हो जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है इस कंपनी की। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, ग्रेट कंपनी, वेरी वेरी ग्रेट कंपनी सर। सागर सीमेंट इनलाइन था सर, ज्यादा बात नहीं करेंगे। मिनती ऑल्सो इट वाज इनलाइन की कुछ खास नंबर नहीं आए थे, 33% मार्जिन एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 35 आया, बट बहुत महंगा स्टॉक है सर, 60 टाइम EPS पे ट्रेड करता है।
ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज रहेगा नतीजों के दम पर एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर रिजल्ट एक्सरे बताने के लिए। आइए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, कुछ और स्टॉक्स पर ली जाए राय। कुणाल जी, वेल्सपन इंडिया, इसके चार्ट देखिए, आज नतीजे में आने वाले, लेकिन नतीजों के साथ साथ बोर्ड बैठक है, बायबैक पर विचार होगा, तो आज बायबैक की डिटेल्स भी आने की पूरी संभावना है या फिर कम से कम एक्शन पूरा होता दिखेगा। वेल्सपन इंडिया कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है, वेल्सपन इंडिया लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। एक बड़ा मूव हमने पिछले सप्ताह देखा, उसके बाद हमने देखा कुछ करेक्शन आया और मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे और बायबैक की न्यूज़ आ जाने के बाद और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। मुझे एक बड़ा सपोर्ट 85 रुपये के 85 रुपीज़ के आसपास नजर आता है और 85 का लेवल अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो ऊपर आपको 110 112 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। गिरावट में मेरी खरीदारी की राय। ओके, गिरावट में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। सचिन जी, एक और कैश का स्टॉक्स देखिए, स्पार्क, यहां पर रनअप काफी मजबूत हुआ है, लेकिन 178 रुपए के दाम पर 1200 करोड़ रुपए के वारंट्स इन्होंने प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉट किए। भाव काफी नीचे, स्टॉक उससे पहले ही 240 पर पहुंच चुका है। इसके अलावा भी काफी बड़े बड़े नाम आए हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, इंटरेस्ट काफी लोगों का है। तो अब अगर करेक्ट हो तो क्या सही लेवल होगा जहां पर खरीदारी की जाए इस स्टॉक में डिलीवरी के लिहाज से? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जिस तरीके से इस चार्ट का स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट एक लेवल के आसपास हुआ था जो था अराउंड 205 के नज़दीक। तो मुझे लग रहा है अगर पुल बैक आता भी है तो 215 220 एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पर ये स्टॉक वापस अक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 285 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली, बट मुझे लग रहा है डिक्लाइंस पे ही खरीदना चाहिए 205 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, गिरावट में करें खरीदारी, ये आपके लिए होगा ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज आज नतीजे पेश करेगा। लुपिन के नतीजे मिले जुले उतने दमदार नहीं जितना शायद बाजार उम्मीद कर रहा होगा। बताएं वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट देखकर नतीजों के पहले कोई ट्रेड लिया जाए या छोड़ दें? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे कुछ चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादातर कंसोलिडेशन है जो कि एक साइडवेज मूव आती है। पोजिशनली तो मेरा 5700-800 का टारगेट है, लेकिन आप अगर आज और मतलब 1-2 दिन की बात करेंगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 5400 के पार निकलने के बाद ही इसमें एंट्री करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय डॉक्टर रेड्डीज पर इंतजार करने की।